YouTube चैनल डॉक्टर आखा देखने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। हमारे रेबीज के ऊपर जो वीडियो लगे हुए हैं उस पे कम से कम 2000 ऐसे प्रश्न आए हैं जिनका हमने जवाब देने की कोशिश की। उन प्रश्नों को देखकर पढ़कर कभी-कभी ऐसा एहसास होता है कि कुछ श्रोताओं को ये मनस्थिति जो है मनोविकार में बदल चुकी है कि वो एक ही प्रश्न बार-बार पूछते हैं और वो टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में भी हैं कुछ ऐसे श्रोता। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके इन प्रश्नों के उत्तर देने के साथ-साथ इस बात पे भी हम चर्चा करें, ये डर ये क्यों बार-बार हमें सता रहा है, आपको क्यों तंग कर रहा है, ये विचार आपका क्या नुकसान कर सकते हैं और इन विचारों से कैसे छुटकारा पाया जाए। इसके लिए हमने आज स्पेशल निवेदन किया है और आज हमारे साथ आए हैं डॉक्टर दीपक कुमार फोगाट। ये रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के रजिस्टर्ड मनोवैज्ञानिक हैं और पिछले 6-7 साल से हजारों स्टूडेंट्स और दूसरे लोगों को काउंसलिंग से लाभ पहुंचा चुके हैं। इनके एक्सपीरियंस, इनकी टेक्निक्स का और इनके ज्ञान से हम फायदा उठाएंगे। इसलिए डॉक्टर दीपक फोगाट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बहुत और बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य का अवसर है। आपने मुझे एक अवसर प्रदान किया। आज के हम इस वीडियो में अपने डॉक्टर फोगाट जी से ये जानेंगे कि ये मनोविकार क्या है जिससे ये हमें बार बार विचार आते रहते हैं और उनका समाधान क्या है, और साथ के साथ मैं इसको रेबीज के केस में रेबीज का एग्जांपल लेकर आपके सामने संक्षिप्त रूप में रखने की कोशिश करूंगा। ऐसा एहसास होता है कि बहुत से लोग रेबीज के नाम से इतना डरे हुए हैं कि वो कुत्ते से ही डरना शुरू कर देते हैं। ऐसे प्रश्न हैं जैसे कि कुत्ता साइड से गुजर गया, डाउट था कि उसने काटा के छुआ या नहीं छुआ, तो क्या मुझे वैक्सीन लगवानी चाहिए। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे ये कैसी मनस्थिति है, ये मन का कौन सा विकार है कि वही विचार बार बार लोगों को आता रहता है कि कहीं उनको रेबीज तो नहीं हो जाएगी, कहीं रेबीज तो नहीं हो जाएगी। डॉक्टर साहब, सबसे पहला प्रश्न ये है कि इस मनस्थिति को मनोवैज्ञानिक किस भाषा में किस तरह से डिफाइन करते हैं और क्या टर्म यूज करते हैं इसके लिए। सर, इस अवस्था को जनरली हम डिफाइन करते हैं, जो भी एक ऐसा विकार, एक मनोविकार के रूप में देखा जाता है। कोई भी ऐसा विकार जो रिपीटेटिवली बार बार हमें जो दिन प्रतिदिन की जो हमारी प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो हमारे कार्य होते हैं, जो भी हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, वो करने से हाँ, करने में जो डिफ़िकल्टीज़ अगर आती हैं, उस पर्टिकुलर एक विचार और उस पर्टिकुलर एक अवस्था, उस पर्टिकुलर एक विश्वास, जो एक बिलीफ होता है, उसकी वजह से उसको एक तरह से मनोविकार डिफाइन किया गया है मनोवैज्ञानिक तौर से। और इस विकार का पर्टिकुलरली जो कैटेगरी है, इसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के नाम से डिफाइन किया गया है। ये ओसीडी जिसको आप कह रहे हैं, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। सर, ये ओसीडी एक तरह से क्लिनिकल विकार है, एक जिसमें ओ को डिफाइन किया गया है ऑब्सेशन से, सी को डिफाइन किया गया है कंपल्शन से, और इनको दोनों को मर्ज करके ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक टर्म डिफाइन किया गया है, जो क्लिनिकल क्राइटेरियाज के आधार पे हम तय करते हैं भाई ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से विकृत है या नहीं है। मैंने सुना है कि ऑब्सेशन भी कई प्रकार के होते हैं, तो क्या हम जान सकते हैं कि ऑब्सेशन कितने प्रकार के हैं और क्या होते हैं। सर, सबसे पहले हम इस पर्टिकुलर टर्म को डिफाइन करते हैं भी। ऑब्सेशन कंपल्शंस होते क्या है। ऑब्सेशन सिंपली एक पर्टिकुलर, जैसे कि ऑब्सेशंस मीन्स हम लोगों ने डे टू डे रूटीन में हम सुनते ही हैं भाई वो पर्टिकुलरली ऑब्सेस्ड है एक थॉट से, वो एक विचार से ऑब्सेस्ड है। तो ऑब्सेशंस एक तरह के वो सारे विचार हैं, वो सारे बिलीफ्स हैं, ये वो सभी एक रिपीटेटिव जो भी नेचर के कोई भी विचार आपको बार बार परेशान कर रहे हैं, बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, बार बार आप स्ट्रेस में आ जाते हैं उन पर्टिकुलर विचारों को सोच के, तो उनको डिफाइन किया गया है ऑब्सेशंस, जिनका नेचर पर्टिकुलरली ऑटोमेटिक होता है। वो हम ना चाहते हुए भी हमारे विचार, हमारे दिमाग में वो विचार प्रोड्यूस होते हैं, आते हैं, और हम इन विचारों में इतने उलझ जाते हैं भी हमारी जो दिन प्रतिदिन की प्रक्रियाएं होती हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, प्रायोरिटीज़ हैं, हम उनको नेग्लेक्ट करने लगते हैं, इग्नोर हो जाती हैं। इग्नोर हो हाँ जाती जी। हैं, हाँ। और ऑन द अदर हैंड दूसरे कंपल्शंस क्या होते हैं। कंपल्शंस और ऑब्सेशंस में सिंपली एक यही डिफरेंस है। कंपल्शंस हम सिंपली जब करते हैं, कंपल्शंस का मतलब एक जो ऑब्सेशंस हमारे दिमाग में आते हैं, जो रिपीटेटिव विचार हमारे दिमाग में आते हैं, उनको जस्टिफाई या उनको रेजिस्ट करने के लिए उनसे हम जो उससे एंग्जाइटी प्रोड्यूस होती है,
उस एंग्जाइटी से बचने के लिए जो पर्टिकुलरली हम अ, ऐसे स्टीरियोटाइप या ऐसे बिजारे कोई भी बिहेवियर करते हैं उनको कंपल्शंस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल फियर ऑफ कंटामिनेशन जनरली, जैसे मुझे कुछ मिट्टी मेरे हाथ पे लग गई या मुझे मेरे हाथ गंदे हो गए या मुझे कुछ संक्रमण ना हो जाए, इस डर की वजह से मुझे एक मन में चिंता या घबराहट अगर हो रही है तो उस चिंता घबराहट को कम करने के लिए मैं रिपीटेटिव स्टीरियोटाइप पैटर्न्स के साथ साथ बार बार अपने हाथों को धोना, बार बार मैं साबुन लगाना, उसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहूंगा थ्रू आउट द डे मल्टीपल टाइम्स, एक बार, दो बार, 5 बार, 10 बार, 50 बार। लेकिन अब यही यही देखिए, इवन इन रियलिटी में वैसा कुछ नहीं है। अभी आपने यदि एक बार हाथ धो लिए तो आपका कंटामिनेशन और जो आपका फियर है वो रिलीज हो बिल्कुल गया। बिल्कुल। सो दिस इज व्हाट द एबनॉर्मलिटी है, वो जो ऑब्सेशंस और कंपल्सिव जो ये नेचर है, ये इस तरह से वो हमारे विचारों में और इस तरह से विकार का रूप ले लेता है विद पैसेज ऑफ टाइम। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा से आपने डिफाइन किया ऑब्सेशन और कंपल्शन को। हमारे कुछ श्रोता हैं जो ये जानते हैं कि उनको रेबीज का एक्सपोजर हुआ, उन्होंने वैक्सीनेशन भी करवा लिया, लेकिन बार बार उनके दिमाग में यही विचार चलता रहता है कि क्या उनको रेबीज हो तो नहीं जाएगी, क्या वैक्सीन उनको प्रोटेक्ट करेगी, वैक्सीन काम करेगी, कुछ गलती तो नहीं रह गई है, कहीं सिपरेट जो वायल के ऊपर लगाई थी उसने वैक्सीन का नुकसान तो नहीं कर दिया है। ऐसे कुछ विचार जो हैं लोगों के आते रहते हैं और वो इसी डर में रहते हैं कहीं उनको रेबीज ना हो जाए। कहीं उन्होंने देखा पढ़ा कि 7 साल बाद भी किसी को रेबीज हुई, तो वो हमेशा चिंता में लगे रहते हैं। आप इस स्थिति के लिए क्या क्या बताएंगे, ऐसी स्थिति क्यों होती है और उसका निवारण भी कैसे किया जाए, वो भी आप बताना। हाँ जी सर, मैं अपने श्रोताओं को सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा, अभी जितने भी आपके जैसे सर ने रेबिस वाले एपिसोड में डिस्कस किया ही है, भी रेबिस के जो भी नेचर है उसका क्या है और कैसे वो होता है कैसे नहीं, और इवन आप लोगों के जो भी सवाल रहे हैं उनके सर ने बहुत अच्छे से जवाब दिया है बेस्ड ऑन सर का जो एक्सपीरियंस है, सर का जो नॉलेज है उसके आधार पे। तो एक पहली चीज़ तो आपको उस चीज़ से जो भी सर ने रिस्पॉन्ड किया है, जो भी बताया है, वो किसी एविडेंस बेस्ड लिटरेचर, एविडेंस बेस्ड जो एक्सपीरियंस है उनके आधार पे ही बताया है। तो आप लोगों को उसमें ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना, या ज़्यादा एक फियर ऑफ एस्टिमेशन जैसे रहता है आपके इनबिल्ट किसी तरह से रेबिस से संबंधित यदि आपके मन में डर है, भय है, तो उसको ज़्यादा अपने दिमाग पे हावी नहीं होने देना। इवन जो दूसरी कैटेगरी एक है जो क्लिनिकल डोमेन में हम लोगों के एस्पेक्ट से यदि देखी जाए, तो कोई भी ऐसा विचार जो आपको बार बार आपको आ रहा है और जिसकी वजह से आप इतने ऑक्यूपाइड हो, भाई आप कोई ऐसे रिचुअल्स फॉलो कर रहे हो जो वो कंपल्शंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप बार बार कोई एक मैसेज किसी को लिख रहे हो, बार बार कुछ आप रिचुअल्स कोई काउंटिंग्स वगैरह करने लगते हो, बार बार यदि कोई आप हाथ धोने लगते हो, बार बार कुछ आप अपने आप को सैनिटाइज कर रहे हो रिपीटेडली जस्ट विद द फियर ऑफ कंटामिनेशन, भी मुझे कहीं वो रेबिस का कोई अंश तो नहीं है, या कुछ मुझे बॉडी पे रह तो नहीं गया, या कुछ मेरे अंदर वायरस तो नहीं चला गया। तो इस तरह के विचारों से यदि आप ग्रस्त हैं तो इसके लिए आपको सोचने का ज़रूरत है, और इसके निवारण के लिए आपको किसी किसी भी क्लिनिकल कंसल्टेंट से आपको एक अपॉइंटमेंट लेना चाहिए, जो कोई भी मनोचिकित्सक आपके नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जो जनरली मिल जाते हैं, तो वो आप एक कंसल्टेशन के रूप में उनसे इसके बारे में थोड़ा सा और एलोबरेट करके या डिस्कस करके उनसे इसका समाधान के बारे में पूछा जा सकता है। और डे टू डे रूटीन की टेक्निक्स या रूटीन की यदि हम बात करें तो ऑब्सेशन कंपल्शन डिसऑर्डर को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है, और हम हाँ आइडेंटिफाई कैसे करें वो अभी उन हम चर्चा आगे करेंगे। हाँ हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें ये पता कैसे चले कि हमें ये ऑब्सेशन हो चुका है या ये कंपल्शन हमें हो चुकी है। तो उसके जो जनरल से लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, वो दरअसल आप हमें थोड़ा से बताएं। जरूर सर, जरूर। सबसे पहले तो हमें ऑब्सेशन कंपल्शन डिसऑर्डर जो है हम जिस तरह से डायग्नोज जनरली करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो उसमें एक ये मुख्य है भी, सबसे पहले कोई ये विचार, कोई भी एक विचार ऐसा असामान्य विचार, असाधारण विचार जो जनरली हम जो नॉर्मल हमारी आम दिनचर्या होती है उसमें हम नहीं दिखते, और वो विचार यदि आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा, मिनिमम 2 हफ्ते से ज़्यादा आपको डिस्टर्बिंग रिपीटेटिवली आपको आ रहा है या परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी एक तो दिनचर्या जो है डे टू डे रूटीन की वो इफेक्ट हो रही है, प्रभावित हो रही है, जो आपकी एक फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज़ हैं, जो आपको क्या करना चाहिए या क्या आपको करना है, क्या आपके इमीडिएट गोल्स हैं, वो उन तक पहुंचने में अगर बाधा सिद्ध करते हैं या वो बैरियर बनते हैं, या उनसे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है, आपको एक फियर ऑफ कंटामिनेशन ही है, मान लो यदि आप रेबीज से संबंधित ज़्यादा डर गए हैं, या वो विष आपको बार बार
एक ऐसा फर्म बिलीफ आ रहा है जो स्टीरियोटाइप्ड है या जो रिकरेंट है, जो आपके लिए डिस्टर्बिंग है, डिस्ट्रेसफुल है, तो वो उस विचार का आपको लगातार 2 हफ्ते से ज़्यादा यदि है आपके विचारों में, आपके दिमाग में, तो पहले क्राइटेरिया ये है। दूसरा क्राइटेरिया इसका ये है भी वो विचार इतना डिस्टर्बिंग होना चाहिए भी जिसमें आप मतलब चाहते हुए भी आप अपनी स्ट्रेस को रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपको नुकसान पहुंचा रहा है, मन आपके मानसिक संतुलन को नुकसान पहुंचा रहा है। तीसरा जो आपके वही विचार यदि आपके जो दिनचर्या की जो भी मुख्य चीज़ें हैं उनको पूरा करने में आपके लिए बाधा सिद्ध होता है। चौथा इसमें है भी आपके लिए वो ना चाहते हुए भी आप उसे रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये मतलब अब आप चाह रहे हैं उसको रेजिस्ट करना, आप चाह रहे हैं उससे बचना, लेकिन फिर भी आप नहीं बच पा रहे हैं। और आप उस पर्टिकुलर मनोअवस्था को इतना उससे प्रभावित हैं, आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं, आप उससे दुखी हैं, आपका मन उससे उदास है, आप उससे इतना चिड़चिड़े हैं भी वो विचार आपके 24 घंटे दिमाग में रहता है और आपके अंदर इतना तनाव बन गया है भी आप उसको रिलीज नहीं कर पा रहे हैं चाहते हुए भी। तो ये कुछ एक मुख्य उसकी जो आधार है, ये लक्षण जो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जनरली फर्स्ट 2 वीक्स के अंदर अंदर आप ये अपने आप में देखेंगे। और इसके साथ साथ कुछ जो एंग्जाइटी इसके साथ में एसोसिएटेड रहती है, जैसे आपको ये सब जो आपके व्यवहार में, आपके मनोस्थिति में जब ये विचार आएंगे तो इससे क्या होगा, आपको चिड़चिड़ापन होगा, आपको किसी मौके पे ये रहेगा भी थोड़ी घबराहट होने लग जाएगी, किसी मौके पे आपको लगेगा बहुत मतलब इन विचारों से या इनके रिजल्ट जो आएंगे, रिजल्टिंग जो इनके फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज जिसको बोलते हैं, उससे आपको लगेगा भी मुझे कहीं जैसे आप रेबिस के संबंध में ही ले लीजिए सर, जैसे अभी उनको ये लगे भविष्य में कभी हाँ रेबीज हाँ तो नहीं हो कहीं जाएगी। रेबिस तो नहीं हो जाएगा, रेबिस हो गया तो मुझे मेरे बच्चों को क्या असर होगा, मुझे क्या होगा, परिवार को क्या होगा, कौन संभालेगा, मेरी डेथ हो जाएगी, या अननेसेसरी इस तरह के अनप्लेजेंट जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं या इमेजेस हैं आपके एसोसिएटेड, उससे बन जाती हैं। तो ये कुछ एक ऐसे हैं जो ऐसे क्राइटेरियाज हैं जिनके आधार पे हम ये तय कर सकते हैं भी ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की कैटेगरी है। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। अगर मैं रेबीज का स्पेसिफिक एग्जांपल लेता हूं तो हम ये मान के चलें, हमारे श्रोता सभी ये जान लें कि रेबीज का अगर एक्सपोजर हुआ है और आपने वैक्सीनेशन करवा ली है तो 100% आपका बचाव है। लेकिन अगर आप वैक्सीनेशन करवाने के बाद भी आप उन्हीं विचारों को सोचते रहते हैं कि भविष्य में क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, और आप अगर स्टूडेंट हैं, पढ़ाई पे फोकस नहीं कर रहे हैं, ऑफिस वर्कर हैं तो ऑफिस के काम पे नहीं कर रहे, या जो भी आपका सोशल काम है, ड्यूटी का काम है, या घर परिवार के प्रति जो आपकी जिम्मेवारियां हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको ओसीडी है। क्या ये सही है? बहुत सही है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि मनोचिकित्सक से जाकर अपॉइंटमेंट लेकर करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसी क्रियाएं भी हम कर सकते हैं क्या जिससे कि हमारा ये टेंशन, ये एप्रीहेंशन, ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कम हो सके या बंद हो सके? ज़रूर सर, ज़रूर। ऐसे बहुत सी जो हमारे सामान्य रूटीन में ऐसी बहुत सी टेक्निक्स हैं, ऐसे बहुत से उपाय हैं जिससे हम जनरली बच सकते हैं ऐसे थॉट प्रोसेस से, ऐसे एक मनोविकार से, और ऐसे इसको डेवलप ना होने देने, तो ऐसे मनोविकार से सिंपली बचा जा सकता है। तो सबसे पहले उसमें एक चीज़ ये है भी यदि आपको किसी तरह से जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है उसमें सामान्य और असामान्यता का एक जो डिफरेंस होता है जनरली, उसको रिकॉग्नाइज करने की कैपेसिटी। सो देखिए, ये जैसे हमने डिस्कस किया ही रेबिस के संबंध में एक ऑब्सेशन कैसे आपको आपकी मनो जो अवस्था है उसको प्रभावित कर सकता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो इन कॉन्सिक्वेंसेस को सिंपली जो असामान्य, कोई भी ऐसा असामान्य आपका बिलीफ है, असामान्य आपका थॉट प्रोसेस है जो आपके, जैसे हमने डिस्कस किया अभी, आपके मनोस्थिति पे प्रभाव डाल सकता है, तो उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, रिकॉग्नाइज करना अपने आप में उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, बेस्ट सॉल्यूशन है। तो उसको जैसे हम अपने विचारों में, जैसे हम अपने दिनचर्या में कोई भी सामान्य व्यवहार या कोई भी सामान्य जो थॉट्स रहते हैं वो ऑटोमेटिकली आते हैं हमारे विचार में, दिमाग में, और आके वो चले जाते हैं वैसे ही। तो हमें उसी तरह से ही अपने असामान्य डर होते हैं, असामान्य आशंकाएं होती हैं, इमेजेस होती हैं, इनसे भी हमें इसी तरह से ही फेमिलियर करवाना जरूरी होता है। सबसे पहली चीज ये है भी आपको पहले तो डिफरेंस आना चाहिए सामान्य विचारों और असामान्य विचारों में। बिल्कुल। दूसरी चीज डॉक्टर साहब ये है भी इसमें हमें जब वो आइडेंटिफिकेशन हमें पता लग गया भी क्या समान बिलीफ्स हैं, क्या असामान्य बिलीफ्स हैं,
उसके बाद हमें उन बिलीफ सिस्टम्स को सिंपली उतना ही नॉर्मल परसीव करना चाहिए जितना हम सामान्य जो हमारे बिलीफ सिस्टम्स होते हैं उनको, विदाउट एक्टिंग सो अनसर्टेनली, विदाउट एक्टिंग सो फियरफुल, विदाउट एक्टिंग लाइक भाई बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, बहुत सारे उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे। ये स्वाभाविक है, डर स्वाभाविक है, लेकिन हमें उस डर के साथ थोड़ा सा फेमिलियर होना जरूरी है, क्योंकि वो जो आपका डर है, वो आपका विश्वास है, या जो भी आपका वो बिलीफ्स है, वो असामान्य है पहली चीज, जिसका कोई वास्तविकता में लेना देना नहीं है डॉक्टर साहब, जिसका वो आपका एक अनरियल थॉट है, अनरियल आपका एक फियर है, जो सिंपली हम जितना ज़्यादा उसको ओवरली एस्टिमेट करेंगे या अंडर एस्टिमेट करेंगे या ओवर एस्टिमेट करेंगे, तो उसके उतने ही ज़्यादा इंटेंसिटी स्ट्रांग हो जाएगी, जिससे हमारे जो विचार हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि अगर इस तरह के विचार आ रहे हैं कि भविष्य में हाँ रेबीज जी, हो गया तो क्या होगा, क्या होगा? तो ये एक कल्पना मात्र है, आपने कल्पना बचाव मात्र, पूरा कर लिया है। और ये बिल्कुल। मान लीजिए कि ये जो विचार आ रहे हैं ये नॉर्मल विचार नहीं है, अब नॉर्मल विचार हैं। और जब अपने आप को, अपने मन को ये बता देंगे ये अनफाउंडेड फियर है या इसका कोई आधार नहीं है इस डर का, तो आप अपने आप को कन्विंस कर पाएंगे, अपने बिलीफ सिस्टम में ये डाल पाएंगे कि अब नॉर्मल विचार हैं, इन पे सोचना नहीं है, ब्रोडिंग नहीं, नहीं करनी है। बहुत सही, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। दूसरी मुख्य बात ये है कि जैसे हमारी लाइफ में हमारे नॉर्मल रूटीन में या हमारी जीवन शैली है, इसमें आज के समय में जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस होना, थोड़ा बहुत एक तनाव बनना किसी हद तक ठीक है, स्वाभाविक है और होना भी चाहिए। तो हमें अपने आप को इस तरह से ट्रेन नहीं करना, इस तरह से प्रोग्राम नहीं करना भी आप बस आपको स्ट्रेस हो ही नहीं सकता, या आप स्ट्रेस से बचे रहेंगे, या आप बिल्कुल नो नो स्ट्रेस टॉलरेंस और इस तरह से नहीं रखना। तो हमें अपने आप को सबसे पहले इस चीज़ के लिए एक्सेप्ट करना है भी, स्ट्रेस एक हमारे जीवन शैली का एक छोटा सा एक डे टू डे रूटीन में एक पार्ट ही है, पार्ट और ये पार्ट एंड पार्सल है, जिसमें मतलब जो कुछ अलग नहीं है आज के समय के अनुसार, आज की जीवन शैली के अनुसार, तो हमें उस स्ट्रेस से फेमिलियर होना जरूरी है। और किसी हद तक आप लिटरेचर भी देखेंगे, सर्वेज वगैरह भी देखेंगे सर, किसी हद तक एक लेवल पे स्ट्रेस होना आज बहुत जरूरी भी है, ताकि हम अपनी प्रायोरिटीज़ को टाइमली फुलफिल कर पाएँ, अपनी जो भी हमारी डेडलाइंस हैं, जो भी हमारे मुख्य एक कैटेगरिकल बेस्ड पे हमारे जो फोकस्ड हैं, या जो हमारे एक ना जो हमारे मेन गोल्स हैं लाइफ के, उनको अचीव कर पाएँ। तो हमें उस स्ट्रेस से, ऐसा नहीं है उसको इग्नोर नहीं करना, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो कंप्लीटली उसको एक जस्ट रन एंड सिंपली इग्नोर द फियर और इग्नोर द स्ट्रेस इज नॉट अ सॉल्यूशन पर्टिकुलरली। हमें सिंपली उसको ध्यान में रखते हुए हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए, हाउ टू सिंपली ओवरकम विद इट, एंड हमें कैसे उससे बचना है। स्ट्रेस होना एक स्वाभाविक है। आपकी इस अच्छी बातों से जो मैं समझ पा रहा हूँ कि किसी को अगर पागल कुत्ते ने या पागल जानवर ने काट लिया और उस तो स्ट्रेस होना, टेंशन होना, एंजाइटी होना स्वाभाविक है। तभी आप जाकर अपने डॉक्टर से मिलके इम्यूनोग्लोबुलिन या वैक्सीनेशन जो भी करवानी है वो करवा पाएंगे। इतना टेंशन तो ठीक है, लेकिन उसके बाद अपने मन में ये बात धारणा कर लें कि अब मैंने अपना बचाव कर लिया, अब मुझे कुछ नहीं होगा। तीसरा मुख्य जो टेक्निक है हम आपसे साझी करना चाहते हैं, एश्योरेंस और रीएश्योरेंस सीकिंग बिहेवियर हमारा बन जाता है, जिसमें मतलब हमें कोई जैसे दिलासा देने वाला कॉन्सेप्ट होता है डॉक्टर साहब, उसमें ये रहता है भी हम तभी बार बार मुझे क्वेश्चन सिंपली पूछे एक जाते हैं कि मैं ठीक हो रहा मुझे एक घबराहट होती है या मुझे एक थोड़ा चिंता हो जाती है, तो मैं डॉक्टर के पास पहुंच गया, बस मुझे कोई चिंता हो रही है और मैं वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो बस मुझे ये लग रहा है भी मेरे को चेस्ट पेन है तो अभी हार्ट अटैक आ जाएगा। तो ऐसा जो, और सिंपली डॉक्टर बोलेंगे बस ये ठीक है, एक छोटी सी आप गोली ले लीजिए, या आप ठीक है, आपको कोई दवाई लेने की भी ज़रूरत नहीं है एटलास्ट, फिर आप ये बोलेंगे एटलास्ट भी वो डॉक्टर सही नहीं है या उसने मेरी बात नहीं सुनी, फिर आप किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, वो डॉक्टर आपको वैसे ही एक कोई गोली दे देगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या हो रहा है, हम जो हमारी कंपल्शंस हैं या जो हमारे ऑब्सेशंस हैं, अननोइंगली हम उनको और ज़्यादा रिक्रेस्टली एक स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ऐसे मनोअवस्था को और ऐसे मनोविकार को और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। तो हमें क्या करना है ऐसी कंडीशंस में, रिपीटेटिव रीएश्योरेंस नहीं लेना, जगह जगह पे जाके, जगह जगह पे प्रोफेशनल से मिलके अननोइंगली बार बार टेस्ट करवा के, मुझे डॉक्टर ने सिंपली ये बता दिया, मान लो मेरा मन उदास है या मुझे कोई घबराहट है, चिंता है, तो मैं उस उदासी की वजह से सिंपली एक डॉक्टर से मिल लिया और सलाह ले लिया जहाँ मुझे दवाई की ज़रूरत नहीं थी, और डॉक्टर ने मुझे समझा दिया भी आपका एक चिंता का विकार है, सिंपली इसमें थोड़ा सा परामर्श और थोड़ा आपकी जीवन शैली बदल लीजिए ताकि आप स्ट्रेस से बच पाए।
और हालांकि ये मुझे अगर समझ में आ गया और मैंने वो जीवन शैली अपना बदल लिया तो मेरा स्ट्रेस ठीक हो गया। बट ऑन द अदर हैंड यही अगर मैं इस एंगल से देखता हूँ भी मुझे उस डॉक्टर ने पर्टिकुलरली नहीं समझा, या मुझे चिंता नहीं है, मुझे तो हार्ट अटैक के लक्षण हैं, और इवन मैंने सारे के सारे 50 टेस्ट अपने लिस्ट में बना के वो करवा लिए, एक लैब से करवाया, फिर दूसरी से करवाया, फिर तीसरी से करवाया, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है, वो आपके उस विकार को या मनोविकार को और ज़्यादा बढ़ावा देने वाली बात है। तो हमें सिंपली अपने कोई भी ऐसा आपका विचार है जो दिमाग का है, जो असामान्य विचार है, जो सिंपली आपको स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, तो हमें उसको जस्टिफाई करने के लिए रीएश्योरेंस नहीं लेना मल्टीपल प्रोफेशनल से, मल्टीपल डॉक्टर से, मल्टीपल सलाहकारों से, ऐसे नहीं करना। सिंपली हमें बस ये अपनी आप में एक्सेप्टेंस देखना है भी वो सामान्य नहीं है, और उसको असामान्य से सामान्य लेवल पे लेके आने के लिए हमें ये उपाय सिंपली अपने रूटीन में, अपनी जीवन शैली में लाने हैं ताकि हम उससे बच पाएं। अगर हम आपके इस अच्छी एडवाइस को रेबीज के ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं तो ये हुआ कि आपको रेबीज का एक्सपोजर अगर हुआ है तो एक सिर्फ WHO की जो रिकमेंडेड शेड्यूल वैक्सीनेशन का है और वुंड ट्रीटमेंट का है वो आप कर लें। मैं ये डॉक्टर साहब के बातों से ये इस निष्कर्ष पे पहुंच रहा हूं कि उससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो WHO ने कहा उतना आप कर दीजिए, और बार बार आप दूसरे डॉक्टर्स के पास जाकर, दूसरे साथियों के पास जाकर ये तसल्ली लेने के लिए कि मैं बच जाऊंगा ना, मैं बच जाऊंगा ना, वो व्यवहार नहीं करें, ताकि आपको ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर आगे ज़्यादा सीरियस ना हो पाए, क्योंकि इसको आगे जाकर OCD के कुछ और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेशन के बारे में आप बता दीजिए कि OCD अगर हम टाइम पे समय रहते उसका उपचार या समाधान नहीं करते तो क्या हो सकता है। हाँ, जरूर सर। एक्चुअली ये जो डिसऑर्डर्स हैं पर्टिकुलरली, जैसे आपको बताया, इसका एक मुख्य क्राइटेरिया है जो विद इन 2 वीक्स के अंदर डेवलप हो सकता है, और यदि हम इसे टाइमली रिकॉग्नाइज नहीं करते, टाइमली इसका समाधान नहीं करते, तो इट में फर्दर लीड टू सम अदर जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं, चाहे वो तनाव की बात करें, चाहे वो डिप्रेशन की बात करें, चाहे आपके दिनचर्या को जो नुकसान पहुंचाने की उसके जो नुकसान हैं उस पर्टिकुलर विकार के, जो जिसका असर आपके डायरेक्टली दिनचर्या पर रहेगा, तो उसकी बात करें, नो डाउट ये हर एंगल से आपकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए ही बहुत नुकसानदायक है, जिसके लिए आपको सोचना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस वीडियो को देखने वाले सभी श्रोतागण इस बात से बहुत प्रभावित होंगे और इस चीज़ को मानेंगे कि इतने बड़े डॉक्टर जो मनोचिकित्सक हैं और बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में पिछले 6-7 साल से काउंसलिंग का काम कर रहे हैं, बहुत हज़ारों बच्चों को, हज़ारों लोगों को अपनी काउंसलिंग से लाभ पहुंचा पाए हैं। आप इनकी बातों को मानेंगे। एक बार मैं आपको संक्षेप में ये जरूर बताना चाहूँगा, खास करके रेबीज़ के केस में आपको अगर सच में रेबीज़ का एक्सपोजर हुआ है तो WHO के रिकमेंडेशन के हिसाब से आप उस घाव का इलाज कर लीजिए, वैक्सीन लगवा लीजिए, और इस बात पर विश्वास रखिए कि अब आपको रेबीज़ नहीं होगा, क्योंकि ये 100% प्रभावी तरीके हैं। और उसके बाद OCD में नहीं जाइए। अगर आज के दिन आपको लगता है कि आप रिपीटेडली बार बार एक ही विचार पे हैं तो उस OCD को यहीं रोक दीजिए, क्योंकि आगे जाकर OCD से भी नुकसान होंगे। जब आपके मस्तिष्क में, आपके मन में ये बात धारणा कर जाएगी OCD के आगे जाकर लंबे समय पर चल गया तो नुकसान होंगे, तो आप अभी उसको रोकने की कोशिश करेंगे। अगर आप 1-2 हफ्ते घर पे कोशिश करके मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, दूसरे जो तरीके हैं वो करके अपना ध्यान बांटें, अपनी ड्यूटीज़ की तरफ फोकस करें, जो आपको नित्य कर्म करने हैं उनकी तरफ ध्यान करेंगे तो हो सकता है ये ठीक है। फिर भी अगर आपको जरूरत पड़े तो मनोचिकित्सक आपके आसपास जो भी है उनसे आप अपॉइंटमेंट लेकर, उनसे काउंसलिंग करवाकर जितना जल्दी हो सके आप इसका इलाज कर लीजिए। इसके साथ ही डॉक्टर दीपक फोगाट का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप आए। धन्यवाद सर, धन्यवाद।